नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। आज बात करेंगे कृषि से संबंधित ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी से की मुलाकात। वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण पर की चर्चा। केंद्र सरकार ने शुरू की पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना। 4% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। मुंबई के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय में हुआ खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन। जिम्बाब्वे भारत व्यापार परिषद ने नई दिल्ली में जिम्बाब्वे व्यापार सम्मेलन का किया आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। राज्य सरकार अगले 2 साल में बनवाएगी 50,000 पॉली हाउस। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान का आखिरी दिन आज। अब तक किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान। झारखंड में गायों के अंतिम संस्कार के लिए बन रहा गौमुक्ति धाम। उत्तराखंड के कुमाऊं में मिट्टी की गुणवत्ता पाई गई खराब, बढ़ी किसानों की परेशानी। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आगाज। 13 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। कृषि जागरण ने किया फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत पंजाबी के पहले ट्रेनिंग सेशन का आयोजन। दिल्ली में सर्द हवाएं हुई तेज, कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण के अनुकूल के महत्व पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की पहली यात्रा पर आए यूएनजीए के अध्यक्ष साबा का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हमने वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूल के महत्व पर चर्चा की। भारत में G20 के आयोजन के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया। कोरेसी की मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वैश्विक चुनौतियां, संयुक्त राष्ट्र सुधार, यूक्रेन संघर्ष और G20 एजेंडे पर चर्चा की। केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में सरकार किसानों के लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। जो किसान पशु क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं, उन्हें 7% ब्याज दर पर लोन का भुगतान करना होता है। किसान अगर सही समय पर लोन चुका देता है तो सरकार ब्याज दर पर 3% की छूट भी देती है। इस हिसाब से किसान को इस लोन का वापस भुगतान सिर्फ 4% के ब्याज दर पर करना पड़ता है। किसानों को यह लोन 5 साल के अंदर लौटाना होता है। किसानों के लिए सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होता है। इस कार्ड की मदद से पशु खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। इस योजना का लाभ वो किसान भी ले पाते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जिससे वो पशुओं के लिए आवास या चारागाह बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के केवीआईसी के मुख्यालय में खादी उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। इस दौरान इस कार्यक्रम में केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खादी उत्सव 27 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2023 तक चलेगा। उद्घाटन भाषण में कुमार ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस देश के सबसे पिछड़े तथा गरीब लोगों की आजीविका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि खादी उत्सव जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और पारंपरिक उद्योगों के उद्यम एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना के तहत हजारों कारीगरों के उत्पादों का सीधा ग्राहकों के हाथों पर बेचने के लिए एक मंच प्रदान करती है। कुमार ने देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी इस तरह के आयोजनों की बड़ी संख्या में आयोजित करने पर भी जोर दिया।
जिम्बाब्वे भारत व्यापार परिषद ने कल नई दिल्ली में भारतीय निर्यातक संघ निर्यात भवन वसंत विहार में जिम्बाब्वे व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया। जिम्बाब्वे भारत व्यापार परिषद सम्मेलन के दौरान एक मजबूत साझेदारी विकसित करने में दोनों देशों की सहायता पर चर्चा की गई, जिसमें देश भर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गॉडफ्रे मोजानी, एम्बेसडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे टू इंडिया, ऑनरेबल राज मोदी, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने बाजरा पर भी चर्चा की कि कैसे जिम्बाब्वे में बाजरा उत्पादन और खपत बढ़ा सकता है। Agriculture sector, India is far much ahead than us. Although our economy is agriculture based, but we are much behind on the technology. What India is using is technology for agriculture. We don't have. So basically, we're looking for that, expertise in agriculture sector, technology transfer, and sort of other knowledge regarding the agriculture. The India-Zimbabwe relationship is multifaceted, encompassing many areas of respective economies, including agriculture. But you will note that the distance is not our friend. And hence we need to structure a sustainable relationship that would actually allow Zimbabweans to learn from the agricultural expertise that abounds here in Zimbabwe. It's a miracle that a country of 1.3 billion people is food self-sufficient. And we as Zimbabwe, with a population of 16 million, that should be an easy task. But of course, we need the support, technical support of friendly countries like the Republic of उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि सरकार अगले 2 सालों में उत्तराखंड में 50,000 पॉली हाउस बनाने की योजना बना रही है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की मदद से इन पॉली हाउसों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने योजना पर विश्वास जताते हुए कहा कि पॉली हाउस बनने से उत्तराखंड के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। सीएम धामी रविवार को अपने सरकारी आवास में पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने किसानों के लिए सरकार की पॉली हाउस बनाने की योजना के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महाअभियान का आज मंगलवार यानी कि 31 जनवरी को आखिरी दिन है। वहीं बीते दिन तक राज्य में 107 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हो चुकी है। इसके बदले किसानों को धान के एवज में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जबकि राज्य के 23,39,000 किसानों ने समर्थन मूल्य में धान बेचा है। झारखंड सरकार ने गौ संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गायों के लिए एक विशेष कदम उठाया है। राज्य सरकार गायों के अंतिम संस्कार के लिए गौ मुक्ति धाम बना रही है। भारत में गायों का एक अलग ही स्थान है। यहाँ गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत से स्थानों पर आपने देखा होगा कि गाय यूं ही सड़कों पर घूम फिर के अंत में दम तोड़ देती हैं। फिर मजबूरन पशु के अवशेष को या तो नदी नालों में फेंक दिया जाता है या फिर चील कौवे खा जाते हैं। इसके अलावा पशुपालकों के पास उपयुक्त इंतजाम और जमीन नहीं होने के कारण पशु का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। इसी के चलते झारखंड सरकार ने गौ संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौ मुक्ति धाम बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राज्य में गौ मुक्ति धाम बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि पालुम जिले के नवाब बाजार प्रखंड में गौवंशों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खास बात यह है कि यह राज्य का पहला गौ मुक्ति धाम होगा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मिट्टी के 5409 नमूनों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाले पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। इसमें सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, मैंगनीज और कॉपर पोषक तत्व कम मिले हैं। हालांकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मुख्य पोषक तत्व कहे जाते हैं, जबकि अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इसमें 13% नमूनों में सल्फर, 18% में बोरॉन, 16% में जिंक, 10% नमूनों में आयरन, 17% में मैंगनीज और 6% नमूनों में कॉपर की कमी मिली है।
तिलहन और दलहन की फसलों के लिए सल्फर जरूरी पोषक तत्व हैं। इसी तरह धान की फसल में पीला रोग रोकने के लिए गेहूं और धान की फसल के लिए आयरन की जरूरत होती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो तो पैदावार कम होने लगती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का डंका बज चुका है। इसे खेलों का महाकुंभ माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए स्मार्ट पार्क में पौधारोपण भी किया। खेलो इंडिया यूथ महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है, जिसके लिए खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट यानी कि FTG की शुरुआत की। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़े खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर किसान पत्रकार की भूमिका निभाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम बैच नंबर 38 और पंजाबी भाषा में पहला ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। आपको बता दें कि अब तक FTG से 2000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए नए फार्मर से जुड़ें और उन्हें पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम की स्थिति बदली जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से यहां रुक रुक के बारिश ने लोगों को फिर से ठंडक का एहसास करा दिया है। ऐसे में IMD ने कई राज्यों के लिए मौसम से जुड़ी अपडेट जारी की है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने मौसम विभाग की स्थिति को बदल कर रख दिया। आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली व इसके आसपास सटे इलाकों में कोहरे व सर्द हवाओं से सुबह की शुरुआत हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली के कई इलाकों में आसमान साफ रह सकता है और साथ ही कई स्थानों पर तेज हवाओं की स्थिति बनी रहने की संभावना है। सर्द व तेज हवाओं की यह स्थिति दिल्ली में आने वाले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली में सर्द हवाओं को लेकर लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी जारी की है। अगर हम आज के तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये थी कृषि से जुड़ी आज की कुछ अहम खबरें। ऐसी ही कृषि से जुड़ी किसी भी प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।